हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ भी हमने बनाया था। फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने कहा था कि एजियोट्रॉप्स ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, और इसलिए उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में जिसे जो मैं बताने वाला हूं उसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो टफ तो नहीं होते लेकिन थोड़ा लेंदी होते हैं, है ना, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, सुनिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब जिसे सॉल्यूशन में दो बातें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है क्या, सॉल्वेंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी संख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी संख्या कितनी है ना। इसी बात को हम कहते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रॉपर्टीज which depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative हाँ ठीक है, सुनिएगा। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट विच डिपेंड अपॉन the number of solid particles irrespective of their nature relative to the total number of solid particle in the solution are called colligative properties। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर। उसका नेचर कैसा है इस बात से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, इस बात से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेना देना है। इसलिए मैंने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उसकी संख्या पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मेनली चार तरह की होती हैं। अब उसी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं चारों के बारे में लिख देता हूं, फिर मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं, ठीक है। सुनिएगा, पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, सुनिएगा। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है, सुनिएगा, दूसरा होता है
elevation of boiling point, elevation of boiling point, ठीक है। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ क्या होता है बेटा? द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही होता है, ठीक है ना। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बता दिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं, न कि उसके नेचर पर। और ये चार यही होते हैं। अब इन्हीं चारों के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं पहला बताता हूं, ठीक। तो हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुनिएगा ये क्या होता है। तो जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल तो मैं पहले बता चुका हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सुनो, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर बनता हो, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर नहीं बनता हो, ठीक है ना। तो जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना डिक्रीज हुआ उसी को हम कहते हैं क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पहले के मुकाबले कितना कम हो गया, पहले के रिस्पेक्ट में कितना कम हो गया, उसको हम कहते हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वही हम पढ़ रहे हैं, समझ में आता है सबको? मतलब व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैं लिख देता हूं चलो, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is mixed in a volatile solvent, then क्या मैं वेपर प्रेशर को ऐसे लिख दूं वीपी? बोलो, इसके पहले भी लिखा था वेपर प्रेशर को वीपी, वेपर प्रेशर, ठीक है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट decreases, है ना। लोअरिंग का मतलब ही होता है कम होना, है ना। कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं कि लेट P1 नॉट V the vapor pressure of pure solvent and P1B the vapor pressure of the solution after mixing the non-volatile solute, मतलब P1 क्या है कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसका P1 नॉट जो है वेपर प्रेशर क्या है? P1 नॉट है, ठीक। और जो P1 है वो क्या है? तो उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दिया है तब उसका जो वेपर प्रेशर जो भी होगा वो क्या है? P1 है, ठीक है ना। तो जरा तुम मुझे बताओ द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर क्या आएगा? देन द रिडक्शन वेपर प्रेशर of the solvent
डेल्टा P1 अगर मैं उसको कह दूं तो क्या आएगा, तुम मुझे बताओ। तो जो भी आएगा ये क्या आएगा, देन द रिडक्शन इन डेल्टा P1 क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा P1 P1 नॉट माइनस P1। क्यों? क्योंकि जो P1 नॉट था वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और P1 जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर हुआ वो हुआ। और मैंने पहले ही कह रखा है कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। घट जाएगा मतलब ये P1 कम है और P1 नॉट क्या है, ज्यादा है। इसलिए मैंने P1 नॉट में से P1 को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो घटने के बाद कितना घटा है वही क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव नहीं, अभी सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रहा हूँ। रिलेटिव कब कहूंगा अभी हम बताऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं कहता हूँ मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या लिखे थे बेटा बताओ। क्या तुमने ऐसे नहीं लिखा था कि जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन x1 के। फिर तुमने ये साइन हटाया था तो P1 नॉट आया था, मतलब P1 बराबर क्या आएगा, P1 नॉट x1 आएगा ना। अब तुम इसी वैल्यू को उठा के तुम यहां रखो, है ना, यूजिंग द वैल्यू ऑफ P1 इन इक्वेशन क्या 1। देखो इसी P1 की वैल्यू उठा के कहां रख रहा हूं, यहां पर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख दूं क्या, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट हम क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, तो P1 नॉट ही है, माइनस P1 की जगह पर मैं लिखूंगा क्या, P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, ठीक है। अब देखना, अब मैं थोड़ा यहां लिख दूं क्या, देखो ऐसे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तुम मुझे बताओ देख के कि क्या इन दोनों में P1 नॉट कॉमन नहीं है। P1 नॉट कॉमन है ना बेटा, तो क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू ये इस वाली क्वेश्चन भरे ना, तो ये P1 नहीं आएगा, यहाँ पर डेल्टा P1 आएगा, ठीक है ना। देखना मैंने क्या बोला, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, तो यहाँ पर डेल्टा P1 आएगा ना, क्या आएगा, डेल्टा P1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो P1 नॉट 1 माइनस x1 आएगा ना बेटा, बताओ 1 माइनस x1 आएगा ना। और इसमें 1 माइनस x1 को क्या लिख सकता हूं, तुम मुझे बताओ। 1 माइनस x1 को ये P1 नॉट ही है, 1 माइनस x1 को मैं x2 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं और जितने भी कंपोनेंट हो उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर 1 है तो 1 में से किसी एक के घटाएंगे तो दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x2 कहां से आया, तो x2 आया हमारा 1 माइनस x1 के बराबर करके, ठीक है। अभी भी ये जो वैल्यू है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही है। अब मैं क्या करता हूं, इस P1 नॉट को इधर करता हूं, तो क्या आएगा, डेल्टा P1। एक बात और मुझे बताओ, क्या मैं यहीं पर इस डेल्टा P1 को यहां से ये लिख दूं, डेल्टा P1 किसके इक्वल है, डेल्टा P1 इक्वल है P1 नॉट माइनस P1 के। तो क्या मैं इसके ऊपर लिख दूं P1 नॉट माइनस P1, और ये P1 नॉट नीचे आएगा तो आ जाएगा क्या, अपान P1 नॉट बराबर क्या, x2 आएगा ना। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है ये P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एग्जाम में सवाल पूछा गया है कई बार, नीट में भी पूछा गया है कि बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, तो देख के बता दो किसके इक्वल है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, माइंडेड। तुमसे ऑप्शन में देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और एक और कोई गलत ऑप्शन दे देगा। तो तुम देख रहे हो, आज देख लो एकदम अच्छे से देख लो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है ना। तो इस बात को तुम नीचे लिख लेना कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव एक्सप्रेशन
is called relative lowering of vapor pressure and which is equal to mole fraction of solute. Mind it, mole fraction of solute. तो ये होता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना. आप पहले इतना नोट कीजिए, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ. ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. मैंने मान लिया कि जो P1 नॉट है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 क्या है कि जब हमने उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तब जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर P1 है. तो अब रिडक्शन कितना है, कितनी कमी आ गई, उसको मैंने कह दिया डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1. अब राउट्स लॉ क्या कहता है, तो साहब राउट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, चाहे फिर गैस जो भी तुम कह लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्या, मोल फ्रैक्शन के. तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, एक ही कंपोनेंट के लिए भी है. तो फिर ये P1 क्या आएगा, P1 नॉट x1. अब इस P1 नॉट की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1. यहाँ से तुम देख रहे हो कि P1 नॉट क्या है, कॉमन है. तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x1. 1 माइनस x1 को मैं क्या कहूंगा, x2 कहूंगा. यहाँ से इसको मैं नीचे लाया हूँ और इसको इसके इक्वल लिख दिया हूँ, P1 नॉट माइनस P1 के इक्वल लिख दिया इसको, ये वैल्यू आ गया. तो इसी बात को हम कहते हैं, ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन के, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिख देता हूँ. यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया लो RLVP, जो कि किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखना ये कट गया होगा तो समझ लेना, ये मोल फ्रैक्शन लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. कटने के डर से मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं, ठीक. टेक डाउन. तो हमने यही लिखा था बेटा, लास्ट में एक्सप्रेशन क्या आया था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2. इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. जरा मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, तो देखना क्या आएगा. इसको मैं यहां लिखता हूं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है. तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या, नीचे, ऐसे ही निकालते हैं. क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट. तो जो N2 है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और ये भी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है. हाँ, P1 नॉट माइनस P1 यहाँ पे गलत हो गया, ये देखो यहाँ पे P1 है ना, यहाँ P1 रहेगा, ठीक. हाँ सुनिएगा, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हमारा बहुत क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कम हो गई है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो गई है, ज्यादा. तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, इसका मतलब जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम हो जाएंगे. देन फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, ऐसे देन नहीं, N2 जो होगा वो लेस देन N1 होगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होंगे, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया होगा, बहुत डाइल्यूट हो गया होगा, है ना. तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर दूं, देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये लिख सकते हैं. देन इट कैन, इट मतलब क्या, N2, तो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 था, तो N2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, N1. यही आएगा ना बेटा, बताओ. अब तुम मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर वेट दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है. P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, वेट ऑफ सोल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट को, चलो ऐसे लिखता हूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, फिर डिवाइडेड बाय आएगा, लिख देता हूं, फिर डिवाइड बाय क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट.
नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही तो निकालते हैं, वेट दिया गया होगा तो वेट अपन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये वैल्यू पलटी खा के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख दूं, यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू, ये आएगा W2 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब ये फार्मूला कैसा आ गया, तो ये आ गया डायरेक्ट फार्मूला कि अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हो, तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लेंगे, फिर इनमें से कुछ दिया हो तो कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा तो वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मेन फार्मूला यही हुआ। वो N2 के बराबर होता वो तो सही है, लेकिन N2 ऐसे ही आएगा, है ना। जब हम डिनोमिनेटर में N2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, इस फार्मूले को, P0 माइनस P1 अपान P0 इज इक्वल टू W2 अपान MW2 इंटू W1 अपान नहीं MW1 अपान W1, ठीक है। चलो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं एक सवाल करके बताता हूं, ठीक। तो हमारा ये एक सवाल है, देखिएगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 मिलीमीटर Hg। वाटर का वेपर प्रेशर दिया कितना, 24 मिलीमीटर Hg। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बताना है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया गया है। प्योर सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, तो क्या है वाटर। अभी हम इसके पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम वो लिखेंगे, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ इसका मतलब समझना, 5% एक्वस solution of urea means, यूरिया का मतलब क्या हुआ, means 5 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved into 95 ग्राम ऑफ वाटर। एक्वस मतलब क्या, पानी होता है ना, वाटर। तो इससे हमको एक बात का पता चला क्या कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा, W2 मैं कह देता हूं, यूरिया ही तो है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया देखो, 95 ग्राम, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, मतलब P1 नॉट दिया है, वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट दिया है ना, तो P1 नॉट कितना दिया है बेटा, तो P1 नॉट दिया हमारा क्या है, 24 मिलीमीटर Hg। और हमको निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब P1 निकालना है। तो बताओ ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल है ना बेटा, बताओ। तो सवाल है तो फार्मूला कैसे आएंगे, तो सर वी नो दैट P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपान MW2 इंटू MW2 अपान MW2 नहीं MW1 अपान W1, ये बताया था, है ना। ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, सिर्फ ये P1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, करो। P1 और कितना दिया गया, 24 माइनस P1 हमको निकालना है अपान P1 और 24 दिया है इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, 5 ग्राम, 5 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, यूरिया है ना, तो देखो ये दिया है मोलर मास ऑफ यूरिया। अगर नहीं दिया होता तो NH2CO NH2 में हर एक एटॉमिक वेट को तुम ऐड करते तो 60 ग्राम आ गया था, है ना, तो आएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पक्का यूरिया का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बताया होगा, आया होगा, ठीक है ना। तो 5/60 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर का कौन नहीं जानता कि 18 होता है। अब निकाल के बताऊं क्या, वाटर देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना 16, तो 2 और 16 कितना आएगा 18। ये क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95 है।
आपको बस इसी को सॉल्व कर लेना है। पहले देखो कुछ कटने वाला है क्या? मुझे लगता है कि 5 जो है 5 से ये 60 12 टाइम्स में कट जाएगा, 12 25 8। फिर ये 18 है और ये क्या है 12 है, 6 से दोनों कट जाएगा क्या? चेक करो, 6 दूना 12 और 6 3 18। ऊपर हमारा क्या है, ओवरऑल ऊपर क्या है 3 आया है और नीचे क्या है 2 into 95 आया है ना? क्या मैं इस बात को यहाँ लिखूं? क्या मैं इस बात को यहाँ लिखूं? ऊपर 3 आएगा क्या? चलो एक बार लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए था लेकिन एक बार और लिख देता हूँ। 24 माइनस P1 अपान 24 इज इक्वल टू, ऊपर आया है केवल 3 और नीचे क्या आया है 95 into 2 कर दो डायरेक्ट, तो 90 दूना 80 5 दूना 10 190 देगा क्या? चेक करो, देखो 2 25 10 के 0 हाथ में 1 2 9 18 1 19 आएगा ना? अब तुम बाई क्लास मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, इसका गुणा तुम इधर करोगे तो 24 into 90 करो 190 कितना आएगा? चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 190 गुणे 24 क्या आएगा 0 9 4 36 4 3 7 0 और ये 9 2 18 3 क्या आएगा भाई 0 6 8 7 15 5 7 में 1 3 1 4 45 से 60 देगा क्या? इसका गुणा मैं इधर किया था 45 और क्या 60 माइनस ये P1 इंटू, देखो बस जा रही है, P1 इंटू 190 करेंगे तो 190 P1 आएगा इज इक्वल टू 24 इंटू 3 करेंगे 24 में 72 होता है क्या? 72 आ जाएगा। अब तुम क्या करो, इस P1 नॉट P1 को इधर करोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ देगा है ना? तो मैं इधर करके लेकिन इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान सुनना, चलो लिख देता हूं, पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं समझोगे, उससे अच्छा इधर लिख देता हूं बेटा आपके लिए। ये इधर गया और ये क्या इधर आएगा, तो 4560 में से ये 72 घट जाएगा तो क्या आएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ बचा 5 7 है ये तो 15 में से 7 जाएगा फिर से 8 आएगा, यहाँ बचा क्या 4 और पहले भी है 4 बराबर क्या 190 P1। Therefore सिर्फ P1 इज इक्वल टू 4488 डिवाइड बाई 190, ठीक है ना? आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको डिवाइड करने पर लगभग आएगा 23.62 और ये प्रेशर है, ध्यान से सुनना, ये 23.62 और ये प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या है, किस में दी गई है, मिलीमीटर Hg में, तो ये भी आएगा हमारा क्या मिलीमीटर Hg में, मिलीमीटर Hg में। तो तुमने देखा ना कितना आसान सवाल पूछा गया था बोर्ड में, पिछले साल का ही सवाल है 3 नंबर में, है ना? तो याद रखो आपके बुक में मतलब सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, जो हम पहला पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आएगा केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों में से अगर कम से कम एक नंबर भी देगा 3 नंबर का तो लगभग 9-10 नंबर का हो जाएगा। हो सकता है कोई नंबर 5 नंबर का दे दे, जैसे कि इस बार पूछा भी गया है 5 नंबर का सोल्यूशन से नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो वो हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तो 3 नंबर में 5 नंबर में कभी कभी 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर केवल न्यूमेरिकल आ सकता है तीनों चैप्टर से मिला के, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल 10-12 नंबर कम नहीं होता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम अच्छे समझना है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है, कितना आसान तो बताया हूं। तुम बताओ क्या ये फार्मूला में डराइव नहीं किया था, अभी किया था ना? क्या मैं इस बात को कि 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब वेट बाय वेट चाहे वेट बाय वॉल्यूम चाहे मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को एक्सप्लेन करना नहीं सिखाया था कि इसका क्या मतलब हुआ? 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, तो इससे हमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। ये P1 नोट दिया था, देखो ये तो मैंने बस मुंह उठा के लिख दिया है 24 और P1 हमको निकालना है, इस वाले फार्मूला रखा, ये सब वैल्यू पुट किया हूं, देखो ये सब दिया था, ये बस गुणा भाग ही तो किया हूं। अब गुणा भाग तुमको नहीं करना आएगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा बेटा, और गुणा भाग तो आपको आता ही है, तो आपने ऐसे किया आंसर आ गया, ठीक? ये देखो अगर मैं ये डिवाइड सही लिखाऊंगा तो आंसर ही आएगा, हो सकता है कि मैं गलत लिख दिया हूं डिवाइड, ठीक है? तो तुम इसको डिवाइड कर लेना, करोगे तो जो आएगा वो तुम्हारा एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा, ठीक है? और इसी के इक्वल आएगा तब तो ठीक है, ठीक?
चलो इसको नोट करो, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो अगला हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है तो सुनना, जब भी आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब इसके पहले हमने पढ़ा था, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़े थे। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब उसके वेपर जल्दी से नहीं बन रहे हैं। जल्दी से नहीं बन रहे हैं तो जल्दी से बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा। और ज्यादा हीट देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। तो जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इस बात को जरा लिख लेते हैं। सुनिएगा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल, देखिए एकदम सेम जैसे लिखवा रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और व्हाट एवर आई एम टेकिंग डाउन द बोर्ड दैट विल बी योर नोट्स। ओके, सो प्रिपेयर ए वेरी प्रॉपर नोट्स। When a non-volatile solute sorry, non-volatile solute in a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution या फिर solvent जो भी तुम कह लो decreases and hence its boiling point increases। क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस बात को हम एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है ना, अब हम बनाएंगे ग्राफ किसमें? तो टेम्परेचर में और क्या, वेपर प्रेशर में। टेम्परेचर में और किसमें? वेपर प्रेशर। हम एक ग्राफ बनाएंगे, सुनिएगा। मान लो, ध्यान सुनो, पहले सुन लो। चलो यहां बनाता हूं, देखना। ठीक है, ठीक है ना, ये है हमारा वेपर प्रेशर वाला एक्सिस है ये, और ये है हमारा टेम्परेचर वाला एक्सिस। क्या है? टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इसका वेपर प्रेशर 1 atm फिक्स कर रखा है। यहां पर है 1 atm वेपर प्रेशर, जो कि क्या है? फिक्स है। ठीक, अब देखना, मैंने क्या बताया था कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सुनिएगा, यहां पर मैंने एक कर्व बनाया ऐसे, कुछ इस तरह से ऐसे बना दिया। ये जो कर्व है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का। जब मैंने इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट नहीं मिलाया है तब का है, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक, लेकिन जैसे ही, अब तुम मुझे बताओ, टेम्परेचर एक्सिस पर और मैं इसको ऐसे करूंगा नीचे तो ये कहां जाएगा? कुछ यहां जाएगा ना। और ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? TB नॉट है। क्या है? TB नॉट है। ठीक, अब जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दूंगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या कम होगा? तो तुम मुझे बताओ, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं। मुझे अब बनाना है एग्जैक्टली ऐसे ही कर्व सॉल्यूशन के लिए, मतलब जब मैंने नॉन वोलेटाइल मिला दिया है तब के लिए। तुम मुझे बताओ, वो वाला कर्व इसके ऊपर आएगा कि इसके नीचे आएगा? चेक करो, बताओ कहेगा उसके ऊपर आएगा नीचे आएगा? ये कैसे पता चलेगा? तो ये यहां से पता चलेगा कि when a non-volatile solute is mixed, यहां पर देखो गलत हुआ है, एक लाइन, एक शब्द छूटा है। when a non-volatile solute is mixed in a
वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, हाँ ऐसे लिख लेना बेटा, ठीक है ना, वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या कम होगा, और ये वेपर प्रेशर वाला एक्सिस यही है, तो अगर मैं इसके ऊपर बना दूंगा तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ के दिखाएगा ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं सोल्यूशन का कर्व ऐसा ही कर्व इसके ऊपर बना दूंगा तो तुम बताओ उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, कम होता है, इसका मतलब नीचे बनाना पड़ेगा। नीचे कैसे बनेगा, तो नीचे हम ऐसे बना लेंगे, बन गया, ठीक। अब जरा तुम मुझे बताओ, इसी प्रेशर को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ ये टच करेगा ना, फिर यहां से मैं इसको नीचे बनाता हूं, यहां पे ये क्या हुआ, इसका कट पॉइंट आया, यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट को मैं टीबी कह देता हूं, क्या कह देता हूं, टीबी। ये टीबी नॉट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और ये टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब जब मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दिया है तो सॉल्यूशन बना है, उसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी है। अब तुम मुझे देख के बताओ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो टीबी नॉट से ये वैल्यू ज्यादा है ना, टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो यही तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है इस प्रकार, एंड हेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट से बढ़ के कितना हो जा रहा है, टीबी, समझ रहे हो ना। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे कि मान लेते हैं, यहां लिखता हूं, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, बराबर क्या, टीबी नॉट, ठीक है ना, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया है तभी तो सॉल्यूशन बना है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं, ये वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट है भाई साहब, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, देखो, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इसके पहले ही तो पाया था इसलिए वही याद आ रहा है लेट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये समझ पा रहे हो, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू टीबी नॉट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इस बॉइलिंग पॉइंट को मैं ऐसे लिख दूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीपी लिख देता हूं, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर में समझ जाना, ये बॉइलिंग पॉइंट है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, टीबी। इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं उसको डेल्टा टीबी कह दूं तो क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, यही आएगा ना बेटा, बताओ, टीबी माइनस क्या, टीबी नॉट, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट मैंने माना है किसका, प्योर सॉल्वेंट का टीबी नॉट और सॉल्यूशन का टीबी, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का एलिवेशन हुआ, तो उसको मैंने कहा डेल्टा टीबी, और वो क्या आएगा, तो ज्यादा वाले में से कम वैल्यू घटा देंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा इतना वो बढ़ा है, मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक। अब देखो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है, ये इस बात को लिखना पड़ेगा आपको कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट elevation of boiling point is directly proportional to molar concentration of the solution, इस बात को तुम लिख लेना, बोल देता हूं, experimentally it has been observed that elevation of boiling point is directly proportional to molar concentration of the solution। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि मोलैलिटी, स्मॉल m, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, m, मोलैलिटी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो जो भी कांस्टेंट आया उसको मैंने कह दिया
के बी, क्या कह दिया, के बी इंटू ये m तो पहले से था, है ना। ये हमारा हुआ क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी पहला छोटा सा फार्मूला, जहां पर ये के बी क्या है, तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इस ये क्या क्या इसका नाम होगा, मुझे इसको लिखना है, तो तुम मुझे बताओ मैं कहाँ लिखूं, क्या मैं इसको मिटा के लिखूं, अगर तुम ये फोटो बना लिए हो तो मैं मिटा दूं, जैसे मुझे ये सब मिटाना है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इसके बारे में लिख के फिर सब मिटाऊंगा, तो इसके बारे में लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके। सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, एकदम सिस्टमेटिक नोट्स है ये, एकदम सिस्टमेटिक, कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, लगता है इंक खत्म हो गया, क्या इंक खत्म तो नहीं होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। सुनिएगा, हाँ ये आ गया, ठीक, जहां पर ये के बी क्या है, वेयर वेयर के बी क्या है, तो के बी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को मैं शॉर्ट में डबल टी लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का एक और नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसी का एक और नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, पढ़ो पढ़ो, ये क्या लिखा है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा है ना, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बात और है, आज तक कभी इसकी यूनिट पूछी नहीं गई है एग्जाम में, लेकिन अगर यूनिट पूछा जाएगा तब तुम क्या करोगे, इसकी यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, इसकी यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी क्या होता है, ये होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, याद रखो केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन कहीं मल्टीपल चॉइस में कहीं पूछ देगा ना तो बेटा तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इस बात को याद रखना है, पूछ देगा एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर केवल कह देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, और ऑप्शन तुमको ऐसा घुमाएगा ना कि सब ऑप्शन ही सही लगेगा, या तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे या फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा कौन सा होगा। आप याद रखिए केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर मैं मिटा के इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, या तो कहो तो यही एक्सपेंड कर देता हूँ, देखता हूँ हो पता ही नहीं, हो जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। इसको मान लो तुम, ये इक्वेशन क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। अब इस मोलैलिटी को हम क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो, मोलैलिटी को बताओ, मोलैलिटी क्या होती है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं होती है, यही होती है ना बेटा, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में। अब तुम मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिखूंगा, तो सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ग्राम में दिया जाएगा, सवाल में आपको केजी में नहीं दिया जाएगा, केजी में दिया जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया जाएगा तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में केजी आता है, किलोग्राम आता है। तो अगर मैं केजी से सॉरी ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो वो 1000 पलटी खा के ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई W1, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पाएगा W1 ग्राम में, तो ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पलटी खा के गुणा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। क्या मैं इस मोलैलिटी की वैल्यू को, इस वाली मोलैलिटी की ये वैल्यू को यहां रख दूं, बोलो यहां रख दूं, तो रखूंगा तो क्या आएगा, सुनना, ये आएगा
यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 देख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 लिख देता हूं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 हमने इसको माना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा फाइनली, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी आएगा, तो केबी आएगा इनटू देखो ये W2 आएगा इनटू 1000 आएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है MW2, ये क्या है भाई साहब, तो मोलैरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो तुम इस MW2 को यहां लाओ और डेल्टा टीबी को यहां लाओ, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ना। तो मैं दूसरा फॉर्मूला कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, या फिर देखना यहां लिख रहा हूं, इसके नीचे जगह ही नहीं है, कट जाएगा। तुम सुन लो, अभी मैं लिख दूंगा, आप इतना लिख लीजिए, इतना ही नोट कर लेता हूं अच्छे से, फिर मैं अभी इसको लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब करना कि तुम खुद भी लिख सकते हो कि MW2 यहां आ जाएगा और डेल्टा टीबी यहां चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट बाकी सब सेम रहेंगे, या ऊपर ही रहेगा, W1 नीचे रहेगा, बस इन दोनों का प्लेस तुम आपस में एक्सचेंज कर दो। तो MW2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू क्या W1। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो एक बार फिर समझा देता हूं, इसमें कुछ था नहीं, बिल्कुल आसान था। मैंने बोला था कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने का रिजल्ट क्या आया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सर बढ़ गया। मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टीबी है, और जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी है। तो कितने का एलिवेशन हुआ, तो आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। फिर एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया, मैंने आपको बोला था एक लाइन कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जब ये साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जिसको मैंने केबी कह दिया। केबी के 3 नाम दिए मैंने, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ केबी बताया केल्विन किलोग्राम पर मोल। फिर मैंने बताया कि ये जो मोलैलिटी है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। इस बात को मैंने ऐसे लिखा, नंबर ऑफ मोल्स को लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 आएगा, क्योंकि ये ग्राम में दिया रहेगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 1000 पर दिखा के गुणा हो जाएगा ऊपर। ये सारे वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो देखो बिल्कुल एज इट इज है ना, सिर्फ यहाँ पर केबी आ गया है, बाकी W2 ऊपर है, 1000 ऊपर है, MW2 नीचे, W1 कहाँ है, नीचे है, केबी डेल्टा टीबी। देयरफॉर नंबर ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो बस इसके प्लेस को आपस में एक्सचेंज कर देना है, तो करके लिख लेना, ठीक है। तो हम आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। कल इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेंगे। एक बात और सुनो, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी वाला पोर्शन, तो हम इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम करेंगे। साथ साथ भले ही मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं या फिर कभी कभी नहीं भी कराता हूं, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया है, 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, तब हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें कई सारे सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। आप बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा एकदम अच्छे से, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिए, टेक केयर।